सो वेलकम स्टूडेंट। अगर आपको मैं पूछूं कि एक मेरे को टॉपिक बता दो कि वही एग्जाम में आएगा ही आएगा, उसका आंसर होगा रिफ्लेक्शन ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हमारे पास रे डायग्राम तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज इसको हम कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वो केसेस पढ़ने से पहले कुछ रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स क्या है कि अगर हमारे पास एक रे ऑफ लाइट है, वो किसके पैरेलल है? ये हमारी क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है? हमारे पास एफ से होता है फोकस, पी से होता है पोल, और ये हमारे पास कनकेव मिरर, जिसकी अंदर वाली साइड जो होगी वो रिफ्लेक्टिंग होगी, और बाहर वाली साइड जो होगी वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। हमारे पास क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन आई। लाइन आने के बाद वो टकराती है जब कनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तो कहाँ से गुजरेगी? वो फोकस से गुजरेगी। ये याद रखना कि जो लाइन पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से गुजरेगी। जो मैंने लिखा हुआ है ये आप नोट से देख लेना। हम सिंपली डायग्राम को फॉलो करेंगे। अगर हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, तो गुजरने के बाद जैसे वो मिरर से टकराएगी, टकराने के बाद उसी पाथ में वापिस चली जाएगी। सेंटर से गुजरी और सेंटर से ही वापिस चली गई। उसके बाद है रूल नंबर 3। जब हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरती है, तो वो क्या करेगी? मिरर से टकराएगी और पैरेलल हो जाएगी। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई पैरेलल रे ऐसे आती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वो क्या करती है? टकराने के बाद सिंपल फोकस से निकल जाती है। बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है। अगर हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट फोकस से गुजरेगी, तो वो टकराने के बाद हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सिंपली ये रूल नंबर 4 था। रूल नंबर 5 है क्या? अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधा का सीधा हमारे पास पोल पे टकराती है, तो जिस इंसिडेंस एंगल से वो टकराएगी, उसी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये अभी तक हमने पढ़ लिया। अभी तक हमने क्या पढ़ा? ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये हमारे पास फोकस था। तो अगर पहली लाइन हमने देखा कि कोई लाइन हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो कहाँ से गुजरेगी? वो फोकस से गुजरेगी। पहला पढ़ लिया। उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई लाइन है, अगर कोई लाइट रे है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, तो टकराने के बाद उसी पाथ को फिर से वापस आ जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है, जो कि क्या करेगी? हमारे फोकस से गुजरेगी, तो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। ठीक है? उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट है, वो पोल पे टकरा रही है, यहाँ पे टकरा रही है। टकराने के बाद वो उसी एंगल पे मुड़ जाएगी जिस एंगल पे वो टकराई थी, उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये सिंपली हमें केसेस पढ़ने से पहले ही सारा का पढ़ना था। अब हमने पढ़ने हैं केसेस। जैसे हमें पता है कि अगर हमने कोई इमेज बनानी है, तो इमेज बनानी है उसके लिए हमारे पास कम से कम 2 रेज़ होनी चाहिए, क्योंकि 2 रे आपस में टकरा के हमारी आँखों में गिरेंगी, उसी के बाद हमारे इमेज बनेगी। तो हमें कम से कम 2 रेज़ तो चाहिए। हमने क्या किया कि उसको फ़ोकस और पोल के बीच में रख दिया, फ़ोकस के पीछे रख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख दिया, तो हम देखते हैं कि इमेज जो होगी हमारे पास वो कौन-सी बनेगी। तो सिंपली इससे होता है क्या है कि हम मिरर के अलग-अलग पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो हमें कौन-कौन सी इमेज मिलेगी, बस हमें ये पढ़ना। हमारे पास ऐसे करके डायग्राम था, बहुत सिंपल है। पहला केस में क्या है कि ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारे पास फ़ोकस है, ये हमारे पास पोल है। हमने पहली बार ऑब्जेक्ट को काम पे रखा, फ़ोकस और पोल के बीच में कहीं भी रख दिया। हमने अभी-अभी पढ़ा कि हमें 2 रेज़ चाहिए ये कोई इमेज लेने के लिए। पहली रे आई हमारे पास, उसने सीधा टकराई। हम पहली जो रे होगी उसको सीधा का सीधा इस ऑब्जेक्ट से रेज़ जो रिफ्लेक्ट होंगी, इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट होके इस मिरर के साथ बजेगी। मिरर के लिए तो वो इंसिडेंट लाइट हुई। कराने के बाद हमने देखा कि वो लाइट कहाँ से गुज़र रही है, वो फ़ोकस से गुज़र रही है। एक हमारे पास लाइट रे थी, वो फ़ोकस से गुज़री। दूसरी आई, दूसरी टकराने के बाद सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गई। हम यहाँ से देख रहे थे। बट हमें तो इमेज तभी मिलेगी जब ये दोनों लाइट रे आपस में मिलेंगी, उस जगह पे हमें इमेज मिलेगी। बट ये तो आपस में टकरा नहीं रही, और ऊपर से ये जो पहले पास-पास थी और अब ये डाइवर्ज हो रही हैं, मतलब अलग-अलग जा रही हैं। तो इसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे देखने के लिए हमें पीछे जाके हमारे पास इन लाइट रेज़ को खुद ब खुद मिलाना पड़ेगा। इसको मिला दिया, मिलाने पे यहाँ पे हमारे पास कोई इमेज बनेगी। देखो, अब इमेज देखो ये कितनी बड़ी इमेज बनी है हमारे पास।
इसको हमने नाम दे लिया ए डैश, इसको हमने नाम दे लिया बी डैश। इसकी हाइट हमने पहले ली थी ए और बी इसकी हाइट ली थी। अब हमने नाम दिया ए डैश, बी डैश। हमने क्या किया इसको वर्चुअली मिलाया है असली में। असली में तो ये यहाँ से दूर जा रहे थे, बट हमें इमेज लेने के लिए क्या करना पड़ा कि इन दोनों को वर्चुअली आगे जाके मिलाना पड़ा। तो ये इमेज कौन-सी हुई, असली या नकली? ये एक हिसाब से हमारे पास वर्चुअल इमेज हुई, क्योंकि ये इमेज मिरर के पीछे बन रही है और हमने इसको खुद मिलाया है। ये अपने आप नहीं मिली, इसको हमने खुद मिलाया है। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हो वो फ़ोकस और पोल के बीच हो, तो वो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। और कहाँ पे बनेगी? जो हमारे पास मिरर था उसके पीछे बनेगी। और देखो असली में जो ऑब्जेक्ट था वो कितना छोटा था, पर जो हमारे पास इमेज बनी वो कितनी बड़ी इमेज बनी। अब हम पॉइंट देखते हैं। हमारे पास केस नंबर 1 क्या है? जब हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा होगा पोल और फ़ोकस के बीच में, तो क्या होगा? जो हमारे पास इमेज फ़ॉर्म होगी वो मिरर के पीछे बनेगी। ये कहाँ पे बनी? ये मिरर के पीछे बनी। उसके बाद वो बनेगी वर्चुअल, क्योंकि हमने इसको खुद मिलाया है, तो ये हमारे पास वर्चुअल इमेज बनेगी। इरेक्ट, इरेक्ट मतलब है कि यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो खड़ा हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे इमेज जो बनी वो भी खड़ी हुई इमेज बनी हमारी, उल्टी इमेज नहीं बनी हमारे पास, सीधी इमेज बनी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इरेक्ट भी है। उसके बाद क्या है कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट वो छोटा था, बट जो इमेज बनी वो कितनी बड़ी बनी। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारे पास इमेज बनी वो मैग्नीफाइड इमेज बनी। तो केस नंबर 1 में क्या है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा, पहला तो वो इमेज हमारे पास वर्चुअल बनेगी, रेज़ ऑफ लाइट को हमने खुद मिलाया है। उसके बाद वो हमारे पास इरेक्ट होगी, क्योंकि वो सेम टू सेम इमेज बनेगी हमारे पास। उसके बाद वो बड़ी इमेज होगी हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज होगी। ये थोड़ा-सा ठीक-ठाक था, उसके बाद जो भी हमारे पास पॉइंट आएँगे वो बहुत आसान रहेंगे, इसको समझाने में थोड़ी दिक्कत थी बस। आगे इसका यूज़ देखते हैं। अब हमारे पास कौन-सी इमेज बन रही है, अगर हम फ़ोकस और पोल के बीच में रख रहे हैं तो हमारे पास जो इमेज है वो बहुत बड़ी इमेज बन रही है और सीधी इमेज बन रही है। तो इसका यूज़ हम कहाँ-कहाँ करेंगे? इसका यूज़ हम करेंगे मिरर में, मेकअप में करेंगे और डेंटिस्ट की जो मिरर होता है उसमें करेंगे। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एक मैच स्टिक रखी थी, माचिस की तीली रखी थी, हमने जैसे उसको, क्योंकि ये हमारे पास कोई मिरर है, यहाँ समझ लो यहाँ पे उसका फ़ोकस है और यहाँ पे पोल है। इसको हमने किस में रखा? फ़ोकस और पोल के बीच में रखा। तो ये जो इसकी इमेज बनी वो दूसरी साइड मिरर के पीछे जो इमेज बन रही है वो देखो कितनी बड़ी इमेज बन रही है। तो हमने इसका यूज़ किसमें करते हैं? इसको हम कॉस्मेटिक में करेंगे कि मेकअप जो मिरर होता है वो इससे हम बनाएँगे, कॉनकेव मिरर से बनाएँगे, ताकि जो हमारा फेस है वो बड़ा दिखे। उसके बाद जो डेंटिस्ट का मिरर होगा उसमें भी कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है कि ताकि जो हमारे दाँत होंगे उसकी बड़ी इमेज मिल पाए डॉक्टर को। हम इसके साथ-साथ इसके यूज़ेस भी पढ़ेंगे कि इसका यूज़ है क्या? उसके बाद है कि अगर हमारे पास कोई पहले जो इमेज हमारे पास फ़ोकस और पोल के बीच में थी, अब हमारे पास इमेज जो है वो हमारे पास फ़ोकस पे है। फ़ोकस फिर से हमने एक सीधी की सीधी जो हमारे पास रे है वो है क्या? वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल है तो क्या होगा? वो फ़ोकस से निकलेगी सीधा। फ़ोकस से निकल के पहली रे चली गई। दूसरी रेज़ क्या है कि सीधा पॉइंट ई पे बजी जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। उससे टकराने के बाद वो फिर से हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल गई। पिछली बार हमारे पास क्या हो रहा था? पिछली बार जो हमारे पास रेज़ ऑफ लाइट आ रही थी वो दूर-दूर जा रही थी। अगर यहाँ पे दूर जा रही थी तो पीछे मिला सकते थे। बट यहाँ पे जो हमारे पास रेज़ ऑफ लाइट है वो पैरेलल है। हर पॉइंट पे पैरेलल है। पैरेलल है तो वो कहीं पे भी जाके नहीं मिलेगी। तो अगर हम उसको चाहें कि हमारी इमेज मिले तो हम उसको कहेंगे कि इमेज हमारे पास इन्फिनिटी पे बनेगी। मतलब कि बहुत, बहुत, बहुत दूर बनेगी। यहाँ से हमें क्या पता चला? जो हमारे पास चीज़ फ़ोकस पे पड़ी होगी, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास फ़ोकस पे पड़ा होगा, उसकी जो इमेज होगी वो जाके इन्फिनिटी पे बनेगी। पॉइंट देख लेते हैं कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लेस किया होगा हमने फ़ोकस पे, तो क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। और वो क्योंकि ये फिर से रिफ्लेक्ट होने के बाद पीछे इमेज बन रही है हमारी। ये जो हमारी इमेज है, वो क्या टकराने के बाद हमारे मिरर के आगे बन रही है। तो ये रियल इमेज हुई, क्योंकि इसमें हमने खुद से तो पीछे जाके डॉटेड लाइन बना के तो हमने ड्रॉ इमेज फॉर्म नहीं करवाई। बट यहाँ पे खुद ब खुद इमेज बनेगी, तो वो रियल इमेज होगी। और इन्वर्टेड देखो, ये लाइट रेज़ आ रही हैं, बट ये समझ लो यहाँ पे आके आपस में मिल गई यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सेस होगी। बट ये आपस में मिल तो रही हैं, बट ये उल्टी डायरेक्शन में मिल रही हैं। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो तो सीधी डायरेक्शन में था, बट जो हमारे पास इमेज बनी
वो उल्टी इमेज बनी, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनी। अगर ये सीधी इमेज बनती तो ये एक्ट इमेज बनती, बट ये उल्टी इमेज बन रही है, तो ये इन्वर्टेड इमेज बनी। उसके बाद ये बहुत ही बड़ी हमारे पास इमेज बनी। क्या पता चला? अगर फोकस पे हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी और रियल इमेज बनेगी। उसके बाद उल्टी इमेज बनेगी इन्वर्टर और बहुत बड़ी इमेज बनेगी। इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे? इसका यूज़ हम करेंगे टॉर्च बनाने में। ये हमारे पास इसका पीछे वाला हिस्सा है, ये वाला, ये अंदर वाला हिस्सा जो है, ये है। इसके आगे हमने ये छोटा-सा बल्ब लगा दिया, ये बल्ब लगा दिया। जैसे बल्ब जगेगा, उसकी जो रेज़ ऑफ लाइट होंगी, वो यहाँ पे पड़ेंगी। अब हमें पता है जो हमारे पास बल्ब है, वो फ़ोकस पे पड़ा हुआ है। फ़ोकस पे पड़ने के कारण होता क्या है, किसी की जो सारी रेज़ ऑफ लाइट होंगी, पैरेलल निकलेंगी। ये पैरेलल निकल गई, उससे मतलब ये क्या है कि वो आपस में मिलेंगी नहीं और जाके इन्फिनिटी तक दूर जाएँगी। इन्फिनिटी तक दूर मतलब जो जब हम रात को टॉर्च जलाएँगे तो उसकी रोशनी बहुत दूर तक दिखेगी हमें। तो अगर फ़ोकस पे चीज़ होगी तो उससे हमें क्या पता चला कि उसका यूज़ हमने किसमें किया? टॉर्च में काम किया। उसके बाद हमारे पास अगर कोई हमारी पहले देखो चीज़ हमारी यहाँ पे थी फ़ोकस और पोल के बीच, दूसरी बार हमने फ़ोकस पे रख दी, तीसरी बार हमने फ़ोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दी। तो अब देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखने से होगा क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर में रखने से की क्या किया? फिर से हमने एक लाइन ड्रॉ की, वो पैरेलल किसके है? प्रिंसिपल एक्सिस से। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल होने का क्या मतलब? वो फ़ोकस से निकलेगी, हमने पढ़ लिया फ़ोकस से निकल गई। दूसरा हमने पढ़ा है कि ये ई पॉइंट पे टकराएगी, उसके बाद ये फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलेगी, निकलने के बाद क्या हुआ? ये यहाँ पे आके मिल गए। तो हमारे पास जो असली ऑब्जेक्ट था, वो तो छोटा-सा ऑब्जेक्ट था, बट हमें जो इमेज मिली, वो देखो कितनी बड़ी इमेज मिली। इमेज तो बड़ी मिल गई, हमने क्या देखा कि असली में हमारा जो ऑब्जेक्ट था, वो तो सीधा खड़ा था, बट जो हमें इमेज मिली, वो तो उल्टी खड़ी मिली, मतलब कि ये फिर से इन्वर्टेड इमेज मिल गई। इन्वर्टेड मिली, उसके बाद ये बड़ी इमेज मिली, मतलब मैग्नीफाइड इमेज मिली। और हमें क्या मिला, क्योंकि ये मिरर के पीछे नहीं बन रहा, ये मिरर के सामने बन रहा है, तो ये हमारे पास रियल इमेज होगी। हमने देखा अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, तो उसकी इमेज बनेगी हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनेगी। उसके बाद वो रियल होगी क्योंकि हमने इसको खुद नहीं मिलाया, वो अपने आप यहाँ पे रेज़ आके मिली हैं, उल्टी बनी है, तो इसका मतलब ये इन्वर्टेड है। और देखो ये मैग्नीफाइड है क्योंकि ये छोटा-सा हमारे पास ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज जो बनी वो बहुत बड़ी बनी। तो इससे हमने देखा क्या, जब-जब हमारे पास कोई रियल इमेज बन रही है, तो इमेज अपने आप क्या बन रही है हमारे पास इन्वर्टेड। तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास रियल इमेज है, वो हर बार हमें इन्वर्टेड मिल रही है। तो इसका उल्टा अगर हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई वर्चुअल इमेज बनेगी, तो उसमें जो इमेज बनेगी वो हमारे पास हर दम इरेक्ट होगी। ठीक है? ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगर रियल इमेज होगी, तो वो इमेज हमारे पास उल्टी होगी मतलब इन्वर्टेड होगी और अगर हमारे पास वर्चुअल इमेज होगी, तो वो हमारे पास इरेक्ट होगी मतलब कि वो सीधी इमेज होगी। उसके बाद है कि अगर हमारी देखो पहले हमने फ़ोकस और पोल के बीच में देख लिया, उसके बाद हमने फ़ोकस पे भी देख लिया, उसके बाद हमने फ़ोकस और कर्वेचर पे भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई चीज़ पड़ी है, तो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई चीज़ पड़ी है, फिर से हमने एक सीधी रे ऑफ लाइट निकाली, निकालने के बाद वो अगर वो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ से देखो पैरेलल है, तो क्या होगा? वो सीधा का सीधा फ़ोकस से गुज़रेगी, फ़ोकस से गुज़र गई, उसके बाद हमने देखा कि इसकी जो दूसरी रेज़ होगी, वो फ़ोकस से अपने आप गुज़र रही हैं। फ़ोकस से गुज़र रही है तो क्या होगा? जैसे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराएगी, ये खुद ब खुद पैरेलल हो जाएगी, जैसे कि हमने पहले पढ़ा। तो ये देखो ये दोनों को दोनों रेज़ हैं, वो आके कहाँ मिल रही हैं? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फिर से मिल रही हैं। और देखो दोनों का साइज़ जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज़ सेम है। और कहाँ पे मिल रही हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिल रही हैं। तो हमने क्या देखा इमेज जो बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आके बनेगी। और वो इमेज हमारे पास रियल हो गई क्योंकि हमने खुद नहीं बनाई, वो अपने आप आके मिली है यहाँ पे, तो रियल इमेज बनी। और इमेज देखो उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बनी और सेम टू सेम साइज़ की बनेगी क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर में फिर से आके मिल गई। जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट थी, वैसे हमारे पास इमेज की हाइट बनी। उसके बाद हमने पढ़ना है कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो हमने क्या किया कि इसकी फिर से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट निकाली। पैरेलल रे ऑफ लाइट निकाली, किसके पैरेलल है ये? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये फिर से फ़ोकस से गुज़रेगा, फ़ोकस से गुज़र गया। सेकंड रे ऑफ लाइट फिर से कहाँ से गुज़री? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुज़री। सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुज़रने का मतलब हुआ क्या?
हमने अभी-अभी पहले पढ़ा है कि अगर कोई चीज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट गुज़रेगी, तो फिर से उसी पाथ को फ़ॉलो करेगी और जाके कहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से फिर से बाहर निकल जाएगी। तो हमने देखा कि ये दोनों की दोनों लाइट आके रिफ्लेक्ट होने के बाद मिली कहाँ? हमने देखा ये मिली सेंटर ऑफ कर्वेचर और फ़ोकस के बीच में आके मिली। बीच में आके मिली, तो हमने क्या देखा ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था वो तो बड़ा था, बट जो हमारे पास इमेज मिली वो हमें छोटी इमेज मिली, वो भी उल्टी इमेज मिली। पर ये इमेज असली में रियल इमेज है। तो क्या पता चला अगर हमारे पास कोई चीज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो, तो उससे इमेज जो मिलेगी वो हमारे को फ़ोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आके मिलेगी। और वो असली में रियल इमेज होगी और उल्टी इमेज मतलब इन्वर्टेड इमेज होगी। और वो साइज़ उसका क्या होगा? स्मॉल साइज़ होगा। अभी तक क्या नोटिस किया है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, वो हमारे पास मिरर के जितने पास होगा उसकी इमेज उतनी बड़ी बनेगी। और जितना दूर होगा उसकी इमेज उतनी छोटी बनेगी, ठीक है? अभी तक हमने ये नोटिस किया। तो इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे कि देखो हमारे पास ऑब्जेक्ट तो बड़ा था, उसकी इमेज बन रही है हमारे पास उल्टी, उल्टी इमेज बन रही है, वो भी छोटी इमेज बन रही है। तो आपने ये कहीं न कहीं देखा होगा ये, किसमें देखा? ये आपने केस देखा होगा स्पून के केस में। अगर स्पून के केस में आप देखो कि आपको जो इमेज आपकी मिलेगी, वो आपको इमेज इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनेगी, वो भी छोटी इमेज मिलेगी आपको। ये छोटी इमेज क्यों मिली? क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट जो आप खड़े होंगे, जो ये स्पून एक मिरर की तरह काम कर रहा होगा, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। तो आप यहाँ पे खड़े होगे, तभी तो आपको इसकी इमेज जो मिलेगी, वो छोटी इमेज मिलेगी। इसकी इमेज मिलेगी कहाँ? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिलेगी। यहाँ पे वो भी छोटी इमेज मिलेगी। ठीक है, इसका केस भी हमने देख लिया। उसके बाद है हमारे पास कि अगर 2 रेज़ हैं हमारे पास, 2 रेज़ हमारी इन्फिनिटी से आ रही हैं, बहुत दूर से आ रही हैं, तो उस केस में क्या होगा? एक रे हमारी पोल से टकराएगी, पोल से जैसे टकराएगी, जिस एंगल से पोल से टकराएगी, उसी एंगल में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सीधे चलिए उसके बाद जो सेकंड लाइट थी हमने देखा कि वो पॉइंट डी पे टकराई। पॉइंट डी पे टकराई वो आपस में आके मिलेंगी कहाँ पे? फ़ोकस पे। फ़ोकस पे आके मिली तो उसका साइज़ है क्या? छोटा। हमने अभी देखा कि जितना दूर हम जाते जाएँगे उतनी छोटी इमेज हमारे पास मिलती जाएगी। तो अगर पैरेलल रेज़ आ रही हैं तो वो टकराने के बाद इमेज कहाँ पे मिलेगी? हमारे फ़ोकस पे। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनेगी वो फ़ोकस पे इमेज बनेगी और इमेज बनेगी हमारे पास असली और उल्टी इमेज बनेगी। तो वो बहुत ही छोटी हमारे पास इमेज बनेगी। कॉनकेव मिरर में इसका यूज़ कहाँ पे किया जाएगा? इसका यूज़ किया जाएगा हमारे पास डॉक्टर के हेड मिरर में। इससे क्या होगा कि रेज़ ऑफ लाइट बहुत दूर से आएँगी। आने के बाद वो हमारे पास एक फ़ोकस समझ लो इसका फ़ोकस यहाँ पे है। फ़ोकस यहाँ पे है, तो ये सारी की सारी रेज़ ऑफ लाइट आके इसी फ़ोकस पे मिल जाएँगी। मिलने के बाद वो छोटी-सी जगह पे इस जो मिरर होगा उसकी रोशनी वो छोटी-सी जगह पे पड़ेगी और जो इमेज बनेगी वो भी बहुत छोटी बनेगी। पहले यूज़ ये हो गया, उसके बाद हमने डिश एंटीना में इसका यूज़ किया जो टीवी का एंटीना होता है उसमें कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं कि ताकि ये जो चीज़ है यहाँ पे आके हमारी सारी की सारी रेज़ इकट्ठी होके फ़ोकस पे हमारे पास फ़ोकस हो जाए। उसके बाद अगर हमने घर में एक्सपेरिमेंट करना है, हमने अपना जो कॉनकेव मिरर उसकी फ़ोकल लेंथ पता करनी है, तो कैसे पता करेंगे? समझ लो ये हमारे पास विंडो है, हम इसको देख रहे हैं इस कॉनकेव मिरर से, यहाँ से बहुत रेज़ ऑफ लाइट आएँगी, इसने टकरा के अपने फ़ोकस पे भेज देगा क्योंकि ये बहुत दूर है। तो हम इसको मान लेंगे कि इन्फिनिटी से हमारे पास रेज़ ऑफ लाइट आ रही हैं। रेज़ ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही हैं, कराने के बाद ये ऐसे इसके सामने हमने स्क्रीन रख दी, कोई भी चीज़ रख दी जिस पे इसकी इमेज बन पाए। हमने क्या देखा कि इसकी इमेज यहाँ पे आके बन रही है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी से लाइन आने के बाद वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक ऐसे पॉइंट पे जाती हैं, वो हमें पता है कौन से पॉइंट पे जाती है फ़ोकस पे। इसका मतलब जब हमें इस स्क्रीन पे इसकी इमेज दिखेगी तो वो अपने फ़ोकस पे होगा। फ़ोकस से हमने कनकेव मिरर का डिस्टेंस माप लिया तो वो क्या बना हमारे पास फोकल लेंथ। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट था। पहले हमने क्या चीज़ नोटिस की, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट मिरर के जितना पास होगा उतनी बड़ी इमेज बनेगी और जितना ही दूर होगा उतनी छोटी इमेज बनेगी। और सेकंड पॉइंट हमने क्या नोटिस किया कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट कोई फोकस पे पड़ा है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी और अगर कोई हमारे पास इन्फिनिटी से रेज़ आ रही हैं तो वो टकराने के बाद हमारे पास फ़ोकस पे आके मिल जाएँगी, फ़ोकस पे मिलेंगी। बस हमने अभी तक ये देखा। ये 2 पॉइंट आप याद रख लेना
कि पहला जितनी दूर हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उतनी छोटी इमेज बनेगी, जितनी मिरर के पास ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज मिलेगी। सेकंड पॉइंट हमने याद रखना है कि जो हमारे पास अगर हमारे पास वो चीज़ फ़ोकस पे पड़ी है तो वो इसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, और अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे पड़ा है तो उसकी इमेज बनेगी हमारे पास फ़ोकस पे। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हमने लर्न करना है कि अगर हमारे पास कोई रियल इमेज बन रही है, तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, और अगर हमारे पास कोई वर्चुअल झूठी इमेज बन रही है, तो वो हमेशा हमारे पास इरेक्ट होगी, कि वो अगर वो ऑब्जेक्ट हमारे पास खड़ा हुआ है, इमेज भी हमारे पास खड़ी हुई मिलेगी। अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो खड़ा हुआ है, तो हमारे पास जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है? उसके बाद हम सारा का सारा एक बार ओवरव्यू फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया है कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, वो पोल और फोकस के बीच में पड़ा हुआ है। मतलब कि मिरर के बहुत पास पड़ा हुआ है। जितना मिरर के पास होगा, उतनी ही हमारे पास जो इमेज होगी, वो बड़ी इमेज बनेगी। इमेज क्या बनी? बड़ी इमेज बन गई। तो इसकी जो रेज़ ऑफ लाइट होंगी, वो आपस में तो मिलेंगी नहीं। हमने उसको खुद ब खुद मिलाया है। खुद ब खुद मिलाया, किसकी ये बनेगी हमारे पास मिरर के पीछे, और खुद ब खुद मिलाया है तो मतलब क्या है कि ये झूठी इमेज बनाएगा, मतलब वर्चुअल इमेज बनाएगा। और हमने अभी-अभी ये पढ़ा है, जो ये हमारे पास वर्चुअल इमेज होगी, वो हमेशा सीधी बनेगी, मतलब इरेक्ट बनेगी। हमने अभी आपको रिवाइज़ करवाया कि अगर हमारे पास कोई चीज़ फ़ोकस पे पड़ी होगी, तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे बनेगी, और बहुत ही बड़ी इमेज बनेगी। तो वो जो इमेज होगी वो क्या बनी? बहुत बड़ी इमेज बनी। इसको तो हमने खुद ब खुद तो मिलाया नहीं, अपने आप आके मिला। तो ये क्या बनी? रियल बनी और इन्वर्टेड बनी। फर्स्ट केस जो फ़ोकस और पोल के बीच बनेगी, वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, और बाकी के सारे केसेज़ हमारे पास रियल और इन्वर्टेड हैं। फ़ोकस पे भी देख लिया, अगर वो फ़ोकस के थोड़ा-सा पीछे चले जाए, मतलब फ़ोकस से लेके वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाए, उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फ़ोकस। इमेज कहाँ पे बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। थोड़ा-सा दूर चला गया, ये इतनी बड़ी इमेज नहीं बना पाएगा। जैसे हाइली एनलार्ज इमेज बनी रही थी पहले, अब ये इमेज बड़ी तो बनाएगा, बट वो इतनी बड़ी इमेज नहीं होगी, उसको एनलार्ज कह देंगे। इमेज एनलार्ज बनेगी, और एज़ इट इज़ रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चीज़ खड़ी है, इमेज भी हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, और जो साइज़ होगा वो सेम टू सेम हमारे पास सेम होगा। इमेज भी रियल और इन्वर्टेड बनेगी। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे चला गया, मतलब मिरर से बहुत दूर चला गया। मिरर से दूर गया, इसका मतलब जो हमारे पास इमेज होगी वो हमारे पास छोटी इमेज बनेगी। इमेज बनी हमारे पास छोटी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी। ये भी हमने अभी तक पढ़ लिया, जो हमारे पास अगर इन्फिनिटी से रेज़ ऑफ लाइट आ रही हैं, तो कहाँ पे मिलेंगी वो हमारे पास फ़ोकस पे मिलेंगी। इन्फिनिटी तो बहुत दूर होता है, इसका मतलब मिरर से बहुत दूर होगा, इसका मतलब कि जो हमारे पास इमेज बनेगी वो बहुत ही छोटी इमेज बनेगी, और हमें जैसा कि पता है कि इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टर। बहुत ही आसान टॉपिक था, आपके समझने वाला टॉपिक था। आप इसके बाद जो टाइप नोट्स होंगे, उसको एक बार फिर से रिवाइज़ करना, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा उसके बाद। तो हमारा कन्वेक्स मिरर खत्म हुआ। देखते हैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका सेशन रखते हैं हम एक बार। उसके बाद हमने कन्वेक्स मिरर पढ़ना है, फिर इसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर के। ये हमारे पास जो रिफ्लेक्शन का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन का टॉपिक स्टार्ट करना है, उसको खत्म करेंगे, फिर हमारा अपने आप लाइट चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। आई नो कि ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा, और उसकी वेटेज भी बहुत है एग्ज़ाम में। तो आप ऐसे थोड़ा करके पढ़ते रहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट। और आपको टाइप नोट्स और डाउट वगैरह आप टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो सकते हैं, उसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो थैंक यू स्टूडेंट।